ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है। हमने पहला स्ट्रक्चर पढ़ा था स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, दूसरा पढ़ा था ब्रांच स्ट्रक्चर जिसमें हमने 3 टाइप पढ़े थे। आइस एंड पेंटेन, यानी पेंटेन की हमने 3 टाइप की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियो पेंटेन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द कार्बन कंपाउंड, जो कि है साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि साइकिल के फॉर्म में, जैसे कि हमने बहुत सारी साइकिल्स देखी है ना, साइकिल के पहिए वो जो होते हैं, ठीक है, यानी एक राउंड सी स्ट्रक्चर होती है, प्रॉपरली राउंड नहीं होती है, ठीक है, एक सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर होती है। देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारा क्या है, इसे हमें कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। और इसे जब हम नेमिंग करते हैं तो इसके नाम के आगे क्या लगाते हैं, साइक्लिक। ओके, जैसे यहाँ पे लगाया हमने साइक्लिक, सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, दोनों में ही रहेगा क्या, साइक्लिक। ओके, साइक्लिक, सैचुरेटेड, जो भी हो, ठीक है। अब देखिए, वैसे हमने यहाँ पे नहीं लिख रखा है क्योंकि इन जनरल अभी यूज़ नहीं करते, लेकिन कई बार साइक्लिक नाम लगाते हैं, साइक्लिक हेक्सेन, साइक्लिक बेंजीन, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है ना, स्ट्रेट चेन में भी हो सकती है, ब्रांच फॉर्म में भी हो सकती है, साइक्लिक फॉर्म में भी हो जाती है ना, इसीलिए बताने के लिए लगाते हैं कि साइक्लिक। ऑप्शनल है वैसे, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए C6H12, इसको क्या कहते हैं हम, हेक्सेन, बिकॉज 6 कार्बन, 6 कार्बन किसके लिए है, हेक्स के लिए। हेक्स जब होता है तो 6 कार्बन आता है। और एन किसके लिए आता है, आपको पता ही है, एन फॉर सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड ना, सिंगल बॉन्ड। ओके, अब इसी तरह देखते हैं। और ये जो नीचे स्ट्रक्चर हमने दे रखा है, ये हमें दिखा रखा है कि इस स्ट्रक्चर को आप एकदम सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं। इसे आपको बनाने में भी कम टाइम लगेगा, समझने में भी कम टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं आपको। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल्स बेंजीन, बिकॉज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, लेकिन बेंजीन में सिर्फ डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, और ये अनसैचुरेटेड है बिकॉज कि ये बहुत वीकली बॉन्डेड होता है और काफ़ी अनस्टेबल होता है, बिकॉज, है ना। और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है दैन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं सैचुरेटेड वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अनसैचुरेटेड वाले, तो आप बोलोगे कि सैचुरेटेड वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज दे हैव अ सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑल ओवर द molecular structure, but in unsaturated hydrocarbon they have 2 types of bonding, due to which they are generally unstable। ओके, अब ये देखिए आप कि इसी चीज़ को आप, यानी जो हमने ऊपर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया है ना, उसी चीज़ को हमने एक सिंपल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि एक इम्पोर्टेंट, यानी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड ही है, इनसे हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ता है, ऑक्सीजन भी जुड़ता है, लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनमें कुछ एटम्स होते हैं, यानी कुछ कंपाउंड होते हैं, उन कंपाउंड में कुछ एटम्स होते हैं, और वो एटम्स क्या करते हैं, कार्बन से जुड़ते हैं, ठीक है। और वो पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा होता है उसका, क्योंकि वो कार्बन उससे जुड़ा होता है, उसकी वजह से वो पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा होता है। ऐसा नहीं कि एक आइटम जुड़ गया और बाकी सब उसके एटम्स निकल गए, वो भी जुड़ा होता है साथ में। तो फंक्शनल ग्रुप पहले देख लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है। देखिए, इन हाइड्रोकार्बन चैन one or more hydrocarbon atom is replaced by other atoms where according with their valencies, these are the, ये जो एटम्स होते हैं जो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं इसीलिए इनका नाम आता है हेटेरो एटम।
क्योंकि हेटेरो वर्ड जो है वो फॉर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। और आप ये भी कह सकते हो कि ये किसी को हटाता है, किसको हटाता है, हाइड्रोजन को हटाता है, ठीक है, रिप्लेस करता है, इंग्लिश में बोले तो रिप्लेस, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट में देखते हैं ना, these are the hetero atoms और group of atoms। अब ग्रुप ऑफ एटम्स होता है तो कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स मिला के कुछ कंपाउंड बनाते हैं, और उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ओके, विच मेक अ कार्बन कंपाउंड आल्सो डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी और कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। यानी वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कार्बन कंपाउंड को फॉर्म करती है बाय रिप्लेसिंग अ हाइड्रोजन एटम एंड ऑल्सो डिसाइड देयर प्रॉपर्टीज़। तो इन टाइप्स के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ओके, कि पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी शो करने का जो फंक्शन होता है उस कंपाउंड का, वो डिसाइड करती है कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। अब हम कुछ देखेंगे, सम हेटेरो एटम्स एंड देयर फंक्शनल ग्रुप। हेटेरो एटम्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप में कुछ ऐसे एटम होते हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, उनको क्या कहते हैं, हेटेरो एटम। अब पूरे के पूरे जो जो उस एटम का पूरा ग्रुप है, यानी उसके साथ जो और भी एटम्स जुड़े हुए हैं, जो मिला के कंपाउंड बना रहा है, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि देखिए, इसमें डिफरेंस कई बार समझने में थोड़ा सा तकलीफ होता है कि हेटेरो एटम या फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों में क्या अंतर होता है। दोनों सेम तो नहीं होते, बिल्कुल सेम नहीं होते। हेटेरो एटम्स, these are the atoms, and functional group, these are the groups in which hetero atoms are present। जैसे कि हेलोजन है, हेलोजन एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। 70th ग्रुप को क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इन सबको हेटेरो एटम्स कहते हैं। और ये चीज़ ग्रुप में आते हैं, उन्हें हमें क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, आई मीन हेलोजन ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेलो लिखा है ना, ये हेलो वर्ड जो है हेलोजन के लिए, हेलो फॉर हेलोजन्स। ओके, अब इसी तरह अल्कोहल, यानी ऑक्सीजन में अल्कोहल होता है ना, सॉरी, अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। OH ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्कोहल। ओके, अब इसी तरह देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, CHO। ओके, CHO, इसको कंबाइंड हम कह सकते हैं CHO। ओके, इस तरह भी कह सकते हैं, और स्ट्रक्चरल फॉर्म में, यानी फार्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हेटेरो एटम कौन है, बताइए। हेटेरो एटम आपका क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन जनरली कार्बन से भी जुड़ जाती है कई बार, ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन तो बॉन्ड बना सकती है, और कार्बन ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्सीजन से जुड़ता है ये, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, हेटेरो एटम। ठीक है, और अब इन जनरल याद रख लीजिए, यानी ऐसे नॉर्मली याद रख लीजिए, जो जो एटम रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को फंक्शनल ग्रुप में, वही हेटेरो एटम होता है, ठीक है। जैसे कीटोन है, ठीक है, कीटोन में भी ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन एज अ हेटेरो एटम, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीजन ही होगा, कोई और एटम भी अगर रिएक्शन में एलिमेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहा है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अदर देर कार्बन हम ज़्यादातर डिसाइड करते हैं। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब आपको पता ही है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड में जो होता है, ये अल्कीन ग्रुप के होते हैं। डबल बॉन्ड जो होते हैं अल्कीन ग्रुप के, हाँ, और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन ग्रुप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है,
इसमें डबल बॉन्ड है ना, अल्कीन ग्रुप का, अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। इसमें हेटेरो एटम कौन है? कार्बन हो सकता है, इन जनरल कार्बन ही होता है। अब ये देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन होती है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड की, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और उनकी रिएक्शन कुछ इस तरह होती है, यानी बहुत सारी रिएक्शन को स्टडी करने के बाद कुछ सेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे देखा जाता है जिसमें कुछ एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ दिखती है। देखिए कुछ इस तरह होता है होमोलोगस सीरीज। सीरीज जो होता है वो उसमें, जैसे कोई भी हम सीरीज लिखते हैं उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है, कॉमन कैरेक्टर कह सकते हो आप। ठीक है, देखिए जैसे कि it is the series of compounds which the some functional group are substitute for the hydrogen in a carbon chain। मतलब क्या है कि सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड होता है जिसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो हाइड्रोजन की जगह सब्सटीट्यूट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें CH3OH है। ठीक है, और C2H5OH और C3H7OH, ऐसे C4H9OH। तो ये क्या है? एल्कोहल है। और ये कंपाउंड क्या है? इस कंपाउंड का नाम कैसे पता करोगे आप? देखिए देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो ये 3 कैसे हो सकता है? 2 इंटू एन करेंगे प्लस 1 करेंगे। ठीक है, इसी तरह बनेगा ये। तो ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, अब इधर देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है होमोलोगस सीरीज की, कि इसमें सम जनरल फार्मूला इसका क्या होगा? हैव अ सेम जनरल फार्मूला, यानी जैसे इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो इसका भी होगा, इस वाले टर्म का भी होगा, इस वाले टर्म कह लो या कंपाउंड कह लो। ठीक है, इस वाले कंपाउंड का भी वही फार्मूला होगा। यहाँ पे आप ये वाला फार्मूला रखो, 8 8 प्लस 1 कर लोगे 9, तो H9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। ठीक है, किसी इसी फार्मूले से किसी भी कंपाउंड को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये आगे भी चलते जाती है ना, ये आगे भी चलते जाएगी तो आप इसी फार्मूले से प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके, और ये आप कई बार मॉलिकुलर फार्मूला देख के भी फार्मूला गैस कर सकते हो, यानी अपने हिसाब से सोच सकते हो। हैव अ सेम जनरल फार्मूला। ओके, ये तो हमने देख लिया। एंड एनी टू होमोलोगस सीरीज जो होती है वो CH2 के डिफरेंस में होती है, CH2। अब ये CH2 का डिफरेंस आप कैसे देखोगे? जैसे कि इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, एक ज़्यादा है। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है। तो इसमें इसमें हाइड्रोजन 3 है, इसमें हाइड्रोजन 5 है, तो 2 का डिफरेंस है। कार्बन का कितना है? 1 का डिफरेंस, तो कार्बन का एक कार्बन C, और H कितना है? 2। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखिए C2H5, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, एक ज़्यादा है, C एक ज़्यादा है। और यहाँ पे H7 है, यहाँ पे H5 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 ज़्यादा है, तो CH2, यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस है। इस तरह आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मॉलिकुलर मास भी जो होगा उस 40 होगा, 40 म्यू। अब ये 40 म्यू क्यों होता है? क्योंकि आप CH2 का जब डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना होगा? 40 होगा, क्योंकि 7 क्या होता है? चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। जैसे कि
ओके, कार्बन जो है उसका 12 होता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन जो होता है 2 है ना, इसीलिए तो इसका 2 होगा, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 40 आ जाएगा, यूनिट लगा दोगे। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो इनके पास क्या होता है, हैव अ सेम केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला सेम होता है, बट शोज द ग्रेजुअल रेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं। अब इसमें केमिकल फार्मूला तो सेम ही है ना इसका, यानी जनरल जो फार्मूला वो तो सेम है, लेकिन क्योंकि ये तो अल्कोहल सीरीज है ना, तो इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी यहाँ पे केमिकल फार्मूला नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये मैंने गलती पढ़ लिया। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सबके साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ था, और जो अल्कोहल है वो फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। और कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी वो डोमिनेट नहीं कर सकती है। ठीक है, हमने केमिकल सब्सटेंस उसमें केमिकल लोचा करके केमिकल कंपाउंड बनाया है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी जनरली डिसाइड करती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं डिसाइड करेगी, बिकॉज इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, इससे इसमें थोड़ा कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो जाएंगे, और क्या कहते हैं इसको, ये अल्कोहल ग्रुप में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और उसमें डबल ट्रिपल है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन कई बार सिंगल बॉन्ड अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज़ करते हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है, तो जिससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज़ करेंगे, और उसकी वजह से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करेगी। एक फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने बताया, आप और भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं इसमें। ये सिर्फ पॉइंट याद रखने के लिए फिज़िकल प्रॉपर्टी को हमने एनालाइज किया है। देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ अ कार्बन कंपाउंड, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं होगा। देखिए, नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई करते हैं, हमने पहले भी देख रखा है। और फंक्शनल ग्रुप, इसी लेक्चर में हमने ये देखा है कि पहले नंबर ऑफ कार्बन हमें डिसाइड करना है, और फंक्शनल ग्रुप को बताना है। हमने ये चीज़ देखी है सेकंड लेक्चर में, आई मीन फर्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने ये चीज़ देखी है। ठीक है, स्टार्टिंग में देखी है। ओके, बाय सफिक्स और प्रीफिक्स क्या करना है हमें, जो फंक्शनल ग्रुप है इनको हमें नाम लिख के नहीं बताना, हमें उसके लास्ट के 2 या 3 शब्द जो हमें असाइंड किए हैं, यानी हमें बताया गया कि यही शब्द यूज़ करना है, उसके हिसाब से जो असाइंड कर रखे हैं। ठीक है, असाइंड करके वो अभी हमें देख लेंगे नीचे टेबल में। ठीक है, उन उन प्रीफिक्स या सफिक्स को हमें एज अ फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि हैलोजन है, ठीक है, इसके प्रीफिक्स हम क्या लगाते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप, 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए लगता है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है लास्ट में, तो यहाँ पे लगेगा क्लोरो। ओके, अभी हम नेमिंग करना सीख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना अभी हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, जनरली फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो लास्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी जो लास्ट कार्बन एटम होता है, और कार्बन एटम के साथ जनरली सब्स्टिट्यूट किया जाता है फंक्शनल ग्रुप को। ओके, चलिए अब देखते हैं अल्कोहल। जो अल्कोहल होता है उसके लिए प्रीफिक्स जो होता है, सॉरी सफिक्स होता है उसके लिए,
ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, ट्रिपल कार्बन है तो प्रोप आएगा, और लास्ट में ऑल लगा देते हैं। इसको लास्ट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये सफिक्स है। प्रीफिक्स आपको पता है, ये सफिक्स है तो ये सफिक्स कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। और ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जो पहले आता है। प्रीफिक्स मतलब क्या आता है, पहले। सफिक्स मतलब बाद में। ओके, तो बाद में लगा, पहले नाम है इसका प्रीफिक्स, तो पहले आएगा, पहले लग गया। ओके, अब इधर देखिए, ऐसे एल्डिहाइड देखते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड में हमें क्या करना है, सफिक्स है तो पहले आएगा कि बाद में आएगा, बाद में आएगा, अल लगाना है हमें लास्ट में, प्रोपेनल। ओके, तो यहाँ पे अल आ गया ना लास्ट में। ठीक इसी तरह कीटोन, सफिक्स है तो ऑन आएगा, लास्ट में आएगा, ये आप देख सकते हैं। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड कहते हैं इसको। ठीक है, जो एसिड होगा उसको थोड़ा आपको अलग लिखना है, जैसे यहाँ पे जितना स्पेस इसमें लिखा है आपने उतना स्पेस इसमें रखना है। ठीक है, यही चीज़ हमें नीचे लिखना है इस तरह। इसमें ओइक जो होगा वो इसके साथ आएगा। ठीक है, आपको ओइक यहाँ पे लिखना है, एसिड थोड़ा स्पेस करके लिखना है, साथ में मत लिखना, इस तरह आप मत लिख देना, इस तरह। और यहाँ पे स्पेस बिना दिए मत लिखना, जैसे हमने ऐसे लिखा ना, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। ओके, एल्कीन देखते हैं। एल्कीन जो होता है उसमें सफिक्स जो है ऑन है, सॉरी ईन है। ओके, जो ईन है वो सफिक्स है, तो सफिक्स जो होगा वो लास्ट में आएगा। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे नेम करते हैं। ठीक है, देखिए 3 कार्बन है ना, तो पहले क्या लिखेंगे, प्रोप। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन छोड़ो आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं दिख रखा है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखिए 1 2 3 4। ओके, इसका तो वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3, तो इसकी एक वैलेंसी यहाँ लगा दो। ठीक है, तो डबल बॉन्ड बना। ईन में क्या बनता है, ईन में हमारा क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा, बिकॉज यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड है, 3 हुए ना, हमें तो 4 करने हैं, कर दिए 4। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमें ईन लिखना है। ठीक है, इन बिकॉज ड्यू टू डबल बॉन्ड। ओके, अब डबल बॉन्ड है तो इसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखना होगा। फंक्शनल ग्रुप हमने लगा लिया क्योंकि इन ही तो था, सिंपल होता है इसका, ज़्यादा स्टेप नहीं होता इसमें, एकदम सिंपल नेमिंग करनी होती है, काफ़ी एलिमेंट्री लेवल की आयुपेक नेमिंग है ये। ठीक है, बहुत इजी होती है ये वाली, और ये भी इजी होती है। ठीक है, इसको भी बिल्कुल इसी तरह करते हैं। जैसे कि इसमें एल्काइल है तो ये आइल है ना, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, इसमें इसमें हमें पहले देखना है ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है। वैलेंसी एक बार चेक कर लेते हैं, सही है, हाँ इसकी वैलेंसी सही है, इसके भी सही है। तो यहाँ पे देखिए प्रोपाइन, बिकॉज 3 कार्बन, प्रो, ट्रिपल बॉन्ड, आइन। ओके, ईजी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कंबशन।
कंबशन मतलब होता है कि जैसे कि कार्बन हम कभी भी बर्न करते हैं ना, कार्बन उसे बर्न नहीं करते, कार्बन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बर्न करते वक्त जैसे कि हम जब खाना बनाते हैं तो बर्तन के नीचे जो ब्लैक 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 सा सब्सटेंस जब आ जाता है, ठीक है, तो उस वक्त वो ब्लैक ब्लैक सा जो सब्सटेंस होता है वो एक्चुअली में कार्बन ही होता है। ओके, तो देखिए CH4 क्या है, हमारा मीथेन है। ये नेमिंग बाय हार्ट याद होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ते वक्त, वरना देख ऐसे आपको देखते ही समझ नहीं आएगा ना। देखिए जब इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये रिएक्ट कराते हैं, हम ऑक्सीजन लेके इसे स्पेशली रिएक्ट नहीं कराते। आपको पता ही है कि हम कोई भी चीज़ अगर बर्न करेंगे या हम इसको जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगी ना, इसीलिए हमें यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हमने। आज हम उसको कंबशन करेंगे यानी हम उसको थोड़ा जलाएंगे, यानी बर्नर के ऊपर रख के जलाएंगे, CH4 को गर्म करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो रिएक्शन क्या होती है, CO2 प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होगा, H2O वाटर प्रोड्यूस होगा, इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसे वाटर कहते हैं, पता ही है आपको। और थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। अब इसी चीज़ के आधार पे हमने कुछ बातें यहाँ पे पता की और देखी, और फिर हमने उसको लिखी। देखिए कैसे लिखी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज burn in a air and releasing a lot of heat energy। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हीट रिलीज होता है, और हीट क्या होता है, हीट क्या होता है, देखिए हीट क्या होता है, हीट क्या होता है, एनर्जी। हीट इज व्हाट, एनर्जी। एंड इट्स कंपाउंड, ओके ओके। तो यहाँ पे लोड्स ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और जहाँ से एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मैकेनिकल एनर्जी। बाय कन्वर्टिंग इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी वी कैन यूज़ फॉर आर वन पर्पस, अपने खुद के उद्देश्य के लिए, यानी हमें मान लो कहीं आना जाना है, ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड जैसे CH4 मीथेन गैस जो होता है वो LPG सॉरी CNG गैसेस में यूज़ होता है। ओके, CNG में ज़्यादा CH4 को यूज़ किया जाता है, जो मेनली जो कंपाउंड होता है CNG में वो मीथेन होता है। ठीक है, बिकॉज ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करता है, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, एज ए यूज़ करते हैं व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उसको चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद अ ब्लू फ्लेम एंड नॉन सोटी स्मेल। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आपको अगर एक्सपेरिमेंटली या बाय ऑब्जर्वेशन आपको बाइफरगेट करना है, पहचानना है, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। जैसे देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो बहुत क्लियरली बर्न होते हैं एयर में, ठीक है, और इनका ब्लैक कलर का कोई, जब वो जलते हैं तो उनको ब्लैकीनेस नहीं दिखता फ्लेम में, ठीक है। तीन तरह की फ्लेम होती है, एक होती है येलो फ्लेम, एक होती है रेड फ्लेम, और एक होती है ब्लू फ्लेम, और एक होती है ब्लैक फ्लेम जो सबसे अपर पार्ट में होती है। चलिए इसको देखते हैं अच्छे से, है ना। कुछ ये है इस तरह, यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा। देखिए
जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, सो देखिए, इस इमेज में आप देख सकते हैं। ओके, देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये येलो पोर्शन है, ठीक है। और ये जो ब्लैक ब्लैक निकल रहा है ना, इसे हम कहते हैं सूदी, इसमें सूदी फ्लेम। इसे कहते हैं हम, ओके, इसे कहते हैं सूदी फ्लेम, फ्लेम। ओके, और ये जो होता है, ये सैचुरेटेड कार्बन में नहीं निकलता। सैचुरेटेड कंपाउंड में नहीं निकलता। कंपाउंड किसका? हाइड्रोकार्बन का, पता ही आपको। लेकिन अनसैचुरेटेड में निकलता है। सैचुरेटेड में नहीं निकलता, अनसैचुरेटेड में अनसैचुरेटेड में निकलता है। ये रेड का निशान है, मतलब ये सैचुरेटेड के लिए होता है, अनसैचुरेटेड के लिए नहीं होता। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को, जैसे CH4 है, उसको रिएक्ट कराएंगे हम उसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, तो ये सूदी फ्लेम नहीं निकलेगा। लेकिन इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड में निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉल्यूटेड है। अनसैचुरेटेड जो होता है वो पॉल्यूटेड होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। लेकिन सैचुरेटेड क्रिएट लो प्रेशर, लो पॉल्यूशन, लो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया सूदी स्मेल क्या होता है, सूदी फ्लेम। ओके, देखिए, saturated hydrocarbon burn in air with a yellow sooty flame because percentage of carbon is higher than the saturated। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? येलो फ्लेम और सूदी फ्लेम के साथ बर्न करता है। ठीक है, येलो सूदी फ्लेम के साथ बर्न करता है, कुछ इस तरह। ये ब्लैक ब्लैक हमने देखा है ना अभी, ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करता है इस फेज में। ठीक है, अनसैचुरेटेड, सॉरी गलती से बोल दिया सैचुरेटेड। अब देखिए हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स विच डजंट गेट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एयर। तो जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एयर के प्रेजेंस में, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो वहाँ पे जो अन यानी कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता ना एयर में, इसीलिए वो ब्लैक ही फ्लेम रिलीज़ करता है, जिसे सूदी फ्लेम कहते हैं। ठीक है,
कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी जितने भी उसमें ऑक्सीजन है या जितने भी उसमें हाइड्रोजन अटैच्ड है वो सारे रिमूव हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि ज़्यादा ज़्यादा उसमें वाइट फ्लेम शो होगा और ब्लैक फ्लेम काफ़ी कम होगा, ब्लू फ्लेम जनरली शो होगा, वाइट फ्लेम काफ़ी कम होगा, जिससे पता चलता है कि वो क्लियर फ्यूल है, ठीक है, प्योर फ्यूल है। अब देखिए ऑक्सीडेशन जो होता है वो एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमोनेट। ये क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है, बताइए आपको, जिसमें रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑक्सीजन, ओके। तो इसमें क्या होता है कि एल्कोहल को हम कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, और किसके प्रेजेंस में किसको यूज़ करते हैं एज ए एजेंट, एल्कलाइन। इसे एक एल्कलीन है जिसे हम KMnO4 कहते हैं, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमोनेट इसे कहते हैं K2Cr2O7, ये रहा, ठीक है। CH3CH2OH इसे क्या कहते हैं हम, एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल है, इथेनॉल। अब पता कैसे चले कि ये ईथ है कि मीथ है, यहाँ पे एक कार्बन है, सॉरी यहाँ पे दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए ईथ लिखते हैं, ठीक है। और इथेन है, एन है, तो एन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड के लिए होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए। पता ही है सब, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। CH3COH इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन था कुछ, कितने हाइड्रोजन थे यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन था। यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ठीक है। तो रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड करते हैं हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, जिसे पैलेडियम कहते हैं और निकल, ये दो एजेंट है, इनमें से कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, तो इसीलिए इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका एक रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन में हमने निकल लिया, पैलेडियम लिया, जिसे PD के नाम से कहते हैं इसको, ये पैलेडियम के लिए यूज़ हुआ है, और ये जो निकल है, ये जो निकल है वो Ni के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R, ठीक है, R क्या है, अल्कीन ग्रुप, सॉरी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, नहीं सॉरी, ये सिंगल ग्रुप है, अल्केन ग्रुप है ये, ठीक है, लिख देते हैं इसको, ये अल्केन ग्रुप है। अल्केन ग्रुप है ये, ठीक है। अब अल्केन ग्रुप में हमने देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था कहीं भी, तो यहाँ से इसके डबल बॉन्ड पहले तोड़े इस रिएक्शन से, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया डबल बॉन्ड टूटने की वजह से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड
into vegetable ghee. Using this process, it is also called a hydrogenation of vegetable oil. ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल घी में। कैसे करते हैं? हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से, जो हमने अभी देखा था। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स भी कहते हैं। यानी ऑयल के कंपाउंड में, ऑयल के केमिकल कंपाउंड में हमने क्या जोड़ा? हाइड्रोजन जोड़ा। देखिए, अब इम्पोर्टेंस देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड दैट इज़ इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जैसे ईस्टर हो गया, अभी आप देखेंगे। चलिए इसको पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इथेनॉल, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? देखिए, कलरलेस होते हैं, प्लेजेंट स्मेल होता है, यानी ज़्यादा परेशान करने वाला ये स्मेल नहीं होता, इरिटेटिंग स्मेल नहीं होते। बर्निंग टेस्ट होता है, यानी जब आप इसको टेस्ट करोगे तो आपको जीभ पे काफ़ी जलन सा महसूस होगा। ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इथेनॉल एक्चुअली क्या होता है? लास्ट में ऑल लगा हुआ है ना, तो एक्चुअली अल्कोहल होता है, और ये अल्कोहल काफ़ी कलरलेस होता है, और इसको जनरली वोडका भी कहा जाता है, यानी इसका एक रीजनल नेम है। ठीक है। वॉलेटाइल लिक्विड होता है विद लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351 केल्विन। ठीक है। न्यूट्रल कंपाउंड होता है ये। न्यूट्रल कंपाउंड मतलब इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ, यानी जो पीएच इसका, जो पीएच वाटर का होता है वही पीएच इसका भी होता है। ठीक है, प्योर वाटर का जो पीएच होता है। ठीक है, ना ज़्यादा एसिडिक होता है ना ज़्यादा बेसिक होता है। लिख लीजिए इसको, नोर मोर बेसिक एंड एसिडिक। एसिडिक भी नहीं होता ज़्यादा, ज़्यादा बेसिक भी नहीं होता। ठीक है, मीडियम रहता है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्ट कैसे करता है? कौन? CH3CH2OH। इसे हम क्या कहते हैं? इसका फॉर्मूला जो हमने अभी कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं ना, इथेनॉल, इसका फॉर्मूला ये। ठीक है, इथेनॉल जब ये रिएक्ट करता है तो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बनाता है। इसको हम कहते हैं सोडा इथॉक्साइड, सोडा इथॉक्साइड। ओके, CH3CH2ONA। जब इसके साथ सोडियम जुड़ जाता है, जैसे यहाँ पे H है ना, H रिमूव हो जाता है और क्या जुड़ जाता है? Na, और H क्या रिलीज हो जाता है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक बात है, ये बात है यहाँ पे देखिए। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल बाय evolution ऑफ gases बर्न विद अ पॉप साउंड। जब पॉप साउंड के साथ, जैसे कि जब हाइड्रोजन को हमें चेक करना हो कि किसी कंपाउंड को रिएक्ट करा के उसमें से हाइड्रोजन निकला है कि नहीं निकला, उस एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है, उसको कैसे चेक किया जाता है? हम एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे और हम जहाँ पर रिएक्शन हम कर रहे हैं वहाँ पे उस टेस्ट ट्यूब के पास, अगर टेस्ट ट्यूब में हमारा सैंपल है, उस टेस्ट ट्यूब का थोड़ा सा बर्निंग कैंडल को ले जाएंगे, सावधानी से ले जाएंगे, और वहाँ पे एक पॉप साउंड रिलीज़ होगा। उस पॉप साउंड से हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी डिटेक्टेड विद अ बर्निंग कैंडल। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन प्रोड्यूस अ पॉप साउंड व्हेन कैंडल कम्स कॉन्टैक्ट विद हाइड्रोजन गैस। ओके, देखिए अब डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन में क्या होता है
कि CH3CH2OH। डिहाइड्रेशन का पहले मतलब समझ लीजिए आप। डिहाइड्रेशन मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे H है, ठीक है, तो यहाँ से H हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, हमने 2 हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे निकाल दिए, तो यही होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हाइड्रे हाइड्रेट हाइड्रेजनेशन मतलब अभी हमने पढ़ा था कि एडिंग हाइड्रोजन, और इसमें क्या होता है कि रिमूविंग हाइड्रोजन। ओके, रिमूविंग H4 हाइड्रोजन। ओके, जैसे ये कंपाउंड है इथेनॉल। ओके, चेक कर ले, वही है ना, वही है, ठीक है। तो इसको जब हम हॉट क्या कहते हैं H2SO4 एसिड लेते हैं, ठीक है, H2SO4 कंसनट्रेटेड एसिड होता है, जब उसको इससे रिएक्ट कराता है तो एसिड क्या करता है, रिमूव वाटर, तो वाटर रिमूव हो गया, ये है वाटर। ओके, वाटर रिमूव हो गया और वाटर के साथ हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया, रिमूविंग हाइड्रोजन। तो क्या होता है, इसको इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। ओके, अब देखते हैं एथेनोइक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इथेनोइक एसिड जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज की देखिए पहले, कलरलेस होता है, लिक्विड हैविंग अ सोर टेस्ट एंड हैंस अ स्मेल विनेगर, ठीक है, कलरलेस होता है और खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है, और खट्टा टेस्ट होने की वजह से इसका जो स्मेल होता है वो विनेगर जैसा होता है, और विनेगर का स्मेल कैसा होता है, वो भी खट्टा ही होता है, यानी खट्टे चीज़ों का जैसा स्मेल होता है, जैसे नींबू होता है, ठीक है, और भी खट्टे चीज़ें होती है उनका जैसा स्मेल होता है ना, वैसे ही इसका भी स्मेल होता है, काफ़ी तीखी स्मेल होती है कह सकते हो आप। बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका 391 केल्विन, ठीक है। वैन अ प्योर CH3COH, इसे क्या कहते हैं हम, लिख लीजिए इसको, इसका फॉर्मूला है इथेनोइक एसिड का। ये हमारा क्या है, इसे इथेनोइक एसिड कहते हैं। ओके, जब इसको हम फ्रीज करते हैं तो इट फॉर्म अ कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, ठीक है, एकदम आइस लाइक सॉलिड बन जाता है ये, ठीक है। ये भी एक तरीके का अल्कोहल ही होता है, लेकिन जब फ्रीज होता है तो तब ये एक आइस लाइक सॉलिड दिखता है, जैसे बर्फ़ होता है वैसा दिखता है फ्रीज होने पे। वैसे तो ये भी एक कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर इथेनॉल जैसी है। सो इट इज़ कॉल्ड अ ग्लेसियस एसिटिक एसिड, यानी ग्लेसियस जैसे होते हैं ना बर्फ़ के बड़े बड़े ढांचे, बड़े बड़े जो बर्फ़ होते हैं, या जो अंटार्कटिक में जो ग्लेशियर्स होता है वो ऐसा दिखता है वो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसके, ईस्टरिफिकेशन में यूज़ होता है, यानी ईस्टर जब हम फॉर्म करते हैं, ईस्टर जब हम बनाते हैं उसमें इसका यूज़ होता है, या हम कह सकते हैं ईस्टरिफिकेशन की रिएक्शन शो होता है।
देखिए CH3COH ये क्या है, इथेनोइक एसिड, और अभी अभी जो हमने पहले पढ़ा था इथेनॉल। ठीक है, जब इन दोनों को रिएक्शन कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें ईस्टर मिलता है। ये हमारा कंपाउंड है CH3CO विद डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 प्लस H2O। ये हमारा प्रोडक्ट होता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ओके, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये देख लीजिए ईस्टर की, स्वीट स्मेल होता है, ठीक है, और ये जो होता है इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है। देखिए ऑल्सो CH3COH, जब हम इसको एक बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है CH3COONA, ये एक सॉल्ट है, ठीक है, ये बेस है, ये एक एसिड है, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा, एक सॉल्ट बनता है, और इस सॉल्ट को हम सॉप कहते हैं, सॉप। और CH3CH2OH ये क्या बना हमारा, इथेनॉल। ओके, तो इथेनॉल भी मिलेगा और सॉप भी मिलेगा, और ये रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्पॉनिफिकेशन, बिकॉज विद दिस हेल्प ऑफ रिएक्शन वी गेट सॉप। ओके, और प्रिपेयर्ड बाय दिस, इस रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं। रिएक्शन विद द बेस, जैसे NOH एक बेस है, CH3OOH जब रिएक्ट कराते हैं तो CH3ONO और H2O। तो इससे पहले जो हमने रिएक्शन देखा था वो हमने ईस्टर के देखी थी। अब हमने देखा था कि जो बेस है इसको हम रिएक्ट कराएंगे अपने इथेनोइक एसिड से, तो क्या मिलेगा, तो हमें सोप मिलेगा, इसे सोडा एसीटेट कहते हैं। इस सोप का नाम है CH3COONA को हम सोडा एसीटेट कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद अ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए हाइड्रोजन तो होता है, देखिए पहले हम इसको कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। 2CH3COOH ये कंपाउंड है, इसको NO2CO3। ये रिएक्शन जो है इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा। ठीक है, वैसे तो आपको इस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए, उससे ज़्यादा आपको अच्छे से ये रिएक्शन लाइफ टाइम के लिए या ज़्यादा समय तक आपको ये चीज़ माइंड में स्टोर रहेगी। ओके, तो जब इसको हम एक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो 2CH3CONA हमें मिलता है, इसे क्या कहते हैं हम, सोडा एसीटेट। ओके, और प्लस वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ओके, दीज आर द प्रोडक्ट्स एंड दीज आर द साइड प्रोडक्ट्स। CH3OH जब NaHCO3 यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो क्या होता है, तब हमें हमें वही रिएक्शन मिलती है, रिएक्शन वही मिलेगी, लेकिन हमें 1 मोल का डिफरेंस आएगा। यानी यहाँ पे क्या मिला है, 2 मोल्स मिले, यहाँ पे कितना मिला है, 1 मोल। ये जो नंबर है ना, ये हमें बताता है मोल्स। ये मोल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यही रिएक्शन है, रिएक्शन सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। NH3 यानी NaHCO3 अगर रिएक्ट कराएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स थोड़े कम हो जाते हैं, और कुछ नहीं। देखिए सोप और डिटर्जेंट। ओके, पहला पॉइंट देखिए सोप और डिटर्जेंट से रिलेटेड है, ये वाला जो पॉइंट है ये सोप से रिलेटेड है। देखिए सोप होता क्या है ये देखते हैं। सोप इज़ अ सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ अ लॉन्ग चैन कार्बोलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? CH3COOH यही होता है। लेकिन CH3COH ये जो CH3 ये यानी जो जर्नल फॉर्म होती है इसकी, OOH है ना, इस H को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम है ना, P नहीं K। सोडियम या पोटेशियम, ठीक है, ये दो चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। और ये दो चीज़ें कहाँ होती है? इस H के प्लेस पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, और ये जो होता है ना, जैसे CH3CH, तो ये जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये लॉन्ग चेन में होती है, ठीक है, बहुत लंबी चेन होती है, जैसे 17 कार्बन और 35 हाइड्रोजन, ठीक है। और ये किसका ग्रुप है? एल्कीन है क्या ही, कैसे पता चलेगा आपको? देखिए 17 का डबल क्या होता है? 34, ठीक है, क्योंकि डबल तो सब में करना ही है। कार्बन के जितने नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को पहले डबल करना है और फिर देखना है उस 35 कैसे आ रहा है, 1 प्लस करने पर आ रहा है ना। तो CnH2n+1, ठीक है। ये किस तरह है? इस तरह Cn2n+1, ठीक है। तो ये अल्कोहल है, ठीक है, और अल्कोहल में ये एन ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल एन ग्रुप से आता है। और CON है, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन यही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। ये सॉल्ट पार्ट है, यानी ये पूरा जो है ना, ये सॉल्ट है। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, और ये ओवरऑल जो है बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। सोप्स आर एफिशिएंट ओनली इन सॉफ्ट वाटर बिकॉज, इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये है कि जब सॉप को जब हम हार्ड वाटर में मिलाते हैं, सॉफ्ट वाटर में तो अच्छा काम करेगा, लेकिन हार्ड वाटर में क्या फॉर्म करता है? ये एक सब्सटेंस फॉर्म करेगा। सॉफ्ट वाटर में सही है, एकदम सही है, ठीक है। इसको हम एक सेपरेटली समझते हैं, अच्छा पॉइंट है ये। देखिए फ्रेंड्स, देखिए सॉफ्ट वाटर में ना, सॉफ्ट वाटर में जो सॉप है वर्क गुड, ठीक है, बट हार्ड वाटर में वर्क बैड। रीज़न बोले तो बिकॉज इट फॉर्म्स स्कम। स्कम क्या होता है? जब आप हाथ धोते हो तो जनरली इंडिया में जो वाटर सप्लाई होता है वो हार्ड वाटर का होता है। हार्ड वाटर क्या होता है? मैग्नीशियम
और क्रोमियम नामक तत्व होते हैं इस पानी में। ठीक है, ये तत्व अगर पानी में पाया जाता है तो उसको हार्ड वाटर कहते हैं। अब देखिए, ये स्कम फॉर्म करता है, तो ये जो स्कम होता है ना, ये स्कम क्लीनिंग एक्शन को प्रिवेंट करता है, क्लीनिंग एक्शन को स्टॉप करता है। ये कह सकते हो आप, अफेक्ट्स क्लीनिंग एक्शन। ठीक है, क्लीनिंग एक्शन मतलब जैसे आप कपड़े धोते हो, जनरली हम अपने हाथ को धोते हैं या अपने पूरी बॉडी को साफ़ करते हैं उससे, सोप से। ठीक है, तो उसमें जब स्कम फॉर्म होता है ना हार्ड वाटर में, तो या तो कपड़े अगर सॉफ्ट वाटर में अगर धोओगे तो सॉफ्ट वाटर में कपड़े आराम से धुल जाएंगे आपके। लेकिन हार्ड वाटर में जनरली हम साबुन का यूज़ नहीं करते, डिटर्जेंट का करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट वाटर में सॉप काम करेगा लेकिन हार्ड वाटर में काम नहीं करता। और कपड़े धोते वक्त तो हम हार्ड वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे सॉप यूज़ नहीं होता ज़्यादातर। बहुत पहले यूज़ किया जाता था, अब के टाइम पे डिटर्जेंट ही आ गया है। ठीक है, स्कम फॉर्म हो जाता है ना, ये रीज़न है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं। देखिए, डिटर्जेंट जो होते हैं ना, वो अमोनिया या सल्फेट सॉल्ट होते हैं। और ये सॉल्ट जो होता है ना, ये लॉन्ग चैन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा होता है। ठीक है, डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, दैट्स वाई वी यूज़ डिटर्जेंट जनरली टू वॉश आर क्लॉथ्स। अपने कपड़े को धोने के लिए हम, ठीक है, अपने कपड़ों को धोने के लिए या कपड़े से बने फैब्रिक से बनी कोई भी चीज़ों को साफ़ करने के लिए हम डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं रेदर देन सॉप। ठीक है, सॉप का यूज़ नहीं करते क्योंकि हार्ड वाटर में तो काम नहीं करता ना। सॉप मॉलिक्यूल्स हैज़ अ आयनिक पार्ट। सॉप के बारे में ये पॉइंट, आयनिक पार्ट होता है जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और एक होता है, दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट है हाइड्रोफिलिक, दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट जो था वो आयोनिक फॉर्म था, और दूसरा जो था लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन, जिसे हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये डर्ट को रिमूव करता है। जो कपड़े में डर्ट होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। हाइड्रोफिलिक जो होता है वो वाटर को उस डर्ट से दूर रखता है। अगर वाटर डर्ट से दूर नहीं रहेगा, कपड़े से दूर नहीं रहेगा, तो फिर साफ़ नहीं हो पाएगा कपड़ा। हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो डर्ट से चिपकता है, और हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर को रिपेल करता है, वाटर को डर्ट से दूर रखता है। या जिस कपड़े में डर्ट चिपका हुआ है उसको वहाँ से पानी को दूर करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉप मॉलिक्यूल, सॉप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ये जो अभी हमने देखा। अब देखते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। सॉप का क्लीनिंग एक्शन क्या होता है? देखिए, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, देखिए क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, मोस्ट डर्ट इज़ ऑयल इन नेचर। ज़्यादातर जो डर्ट्स होते हैं कपड़े पे या किसी भी फैब्रिक पे, वो ऑयली इन नेचर होते हैं। और हाइड्रोफोबिक एंड जो होते हैं वो अटैच्ड इटसेल्फ विद द डर्ट, एंड द आयनिक एंड इज सराउंडेड विद मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो जो आयनिक एंड होता है वो वाटर से सराउंडेड होता है। ठीक है, देखिए ये आयनिक एंड है, तो ये वाटर से सराउंडेड होता है, ये होता है। ठीक है, ये आयनिक एंड है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर।
इससे क्या होता है, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसाइल। ठीक है, जो नॉन आयोनिक स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोफोबिक एंड, ये अटैच्ड किससे होता है, डर्ट से। सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गई। देखिए देखिए ये Na पॉजिटिव है ना, तो ये आयनिक पार्ट है, आयनिक पार्ट। ठीक है, ये हमारा डॉट है। ठीक है, तो डॉट से कौन अटैच्ड है, ये स्ट्रिंग जैसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, इसे हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। और ये हाइड्रोफोबिक जो है वाटर से दूर रहता है, डर्ट से अटैच्ड रहता है। और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है ना, वो वाटर से अटैच्ड रहता है, जिससे वाटर डर्ट से दूर रहे, और जब डर्ट क्लॉथ से निकल जाता है वो वाटर के साथ मिक्स होके रिमूव हो जाए क्लॉथ से। तो देखिए मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, जैसे कि मैंने बताया क्रोमियम नहीं होता प्रेजेंट। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है। मैग्नीशियम भी एक मेटेलिक है, तो वो हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, ये दो हार्ड चीज़ें एक पानी में रहते हैं, जिससे पानी को हार्ड बनाते हैं। ठीक है, react with soap molecule to form a insoluble product called scum. This scum create what create, क्या create करता है, difficulty in cleaning action. So that's why we don't use soap for cleaning action of fabrics. ठीक है, by use of detergent insoluble scum is not formed with hard water. That's why we use detergent with uh, in order to cleaning our clothes. ओके, और जिससे कि होता है हमारा कपड़ा साफ। ओके, तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि ये पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो एलपीजी होता है ना, एलपीजी और सीएनजी, ये बहुत हाइड्रोकार्बन बेस्ड प्रोडक्ट है। जो एलपीजी होता है उसमें C3H8 बोले तो प्रोपेन, ये मेनली सब्सटीट्यूट होता है। और CH4H10 ब्यूटेन, ये दो प्रोडक्ट है, और कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एलपीजी नामक हाइड्रोकार्बन बेस्ड प्रोडक्ट में। ठीक है, सीएनजी होता है वो, सीएनजी में मीथेन जो होता है वो मेनली एज अ मेजर प्रोडक्ट होता है, और कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, कुछ मेन पॉइंट्स है ना, वो देखना जरूरी है। CCl4, ठीक है, ये कब फॉर्म होता है, अभी देखते हैं इसमें। चलिए, ये आपके हेल्प के लिए होगा, यानी अगर आप चाहे तो फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोई एक रिएक्शन है, जब हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, ठीक है, उस रिएक्शन में जब हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि
पूरे के पूरे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, तो उस वक्त जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड नामक एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, CCl4, जब सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। और जब एक टाइम ऐसा रहता है जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन रहता है। ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है, देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहते हैं, 3, ठीक है, CH3, ठीक है। इसको जब हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉरी HCl के साथ नहीं, क्लोरीन के साथ, ठीक है, तो क्या होता है, CHCl3, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। CH2Cl, ओके। और एक हाइड्रोजन इससे अटैच्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम 2 क्लोरीन लेंगे, तभी तो एक क्लोरीन इससे जुड़ेगा, और HCl रिलीज होता है, ठीक है। और यही रिएक्शन अगर हम दोबारा कराएंगे, ठीक है, यही रिएक्शन दोबारा कराएंगे, देखिए दोबारा अगर यही रिएक्शन कराएंगे इस चीज़ को, यहाँ पे HCl अभी हटा दो, ये नहीं देखना, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे HCl और दोबारा Cl2 से रिएक्ट कराएंगे, देखिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे दोबारा क्या होगा, क्लोरीन इससे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है, और क्या बनेगा, Cl3, ठीक है। क्या रिलीज होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, इससे क्लिप हो जाएगा, और यहाँ पे दो क्लोरीन है, क्योंकि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे वोल्टेज है। अब फिर इसी चीज़ को, इसी रिएक्शन को, इस कंपाउंड को दोबारा Cl2 से रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बनेगा, और इसको है ना, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, CHCl3, देखिए दोबारा इससे रिएक्ट कराएंगे, CCl3 बनेगा, और यहाँ से HCl निकल जाएगा, यहाँ पे Cl2 से रिएक्ट करेंगे ना, तो HCl आ जाएगा। ये जो CCl3 है ना, यहाँ पे कुछ रिएक्शन में गड़बड़ है।
देखिए फ्रेंड, इसको एक रफ पेज पे देखते दोबारा। देखिए रिएक्शन क्या है हमारी। CH3 को रिएक्ट कराते हैं Cl2 से, ठीक है। एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक क्लोरीन ऐड होगा, ठीक है। अगली बार रिएक्ट कराएंगे, हम साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहे, साइड प्रोडक्ट जो होगा वो HCl होगा, हमेशा एक HCl रिलीज होगा, ठीक है। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 पे फिर दोबारा यही रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा CCl2 हो जाएगा ये, और H हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, Cl2 तो ये Cl3 हो जाएगा, और यहाँ से HCl रिलीज होगा फिर। तो ये CCl4 होना चाहिए ना। और जब दोबारा इसको HCl से रिएक्ट कराएंगे ना, ठीक है। अब हम इसको HCl से रिएक्ट कराएंगे, देखिए। तो HCl से रिएक्ट कराने पे अब इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं ना, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं होता तो ऐड हो जाता है, CH, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है ना, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और इसी रिएक्शन के दौरान कार्बन क्लोरोफॉर्म भी फॉर्म होता है,
और ये चीज़, ये प्रोडक्ट है ना, ये इस रिएक्शन में फॉर्म नहीं होता, ये रिएक्शन दूसरे तरीके से होता है, उसमें फॉर्म होता है। तो ये बेसिकली ये प्रोडक्ट जो होता है वो इसमें फॉर्म होता है। ओके, जब इसको दोबारा रिएक्शन करते हैं इससे, और अगर इस चीज़ को डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो एक कमेंट भी मेरे लिए इनफ होगा, जिससे मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकूँ इस रिएक्शन के लिए। ओके, जिसमें मैं दोनों चीज़ के प्रोडक्शन के रिलेटेड रिएक्शन को डिस्कस कर सकता हूँ। सिर्फ एक कमेंट चाहिए मुझे। देखिए, इथेनॉल ऑल्सो नोन एज इथाइल एल्कोहल, ड्रिंकिंग एल्कोहल, और ये कुछ बातें हैं इथेनॉल के बारे में। और ये फ्लेमेबल होता है, कलरलेस होता है, स्लाइटली टॉक्सिक होता है, ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता, और बेस्ट अल्कोहल फाउंड इन द अल्कोहलिक बेवरेज, यानी बहुत अच्छा अल्कोहल माना जाता है। विनेगर आपको पता ही है, अभी मैंने देखा था पंजों से होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, and this was the end of this session. Okay, thank you.